अपनी आंखें और कान पूरी तरह खोल लीजिए, क्योंकि आज मैं आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति के खेल में भीख का कटोरा लेकर घूमने वाले एक ऐसे मुल्क का वो सच रखने जा रहा हूं जिसने खुद को सुपर पावर अमेरिका और फौलादी देश ईरान के बीच मध्यस्थ साबित करने के लिए अपनी पूरी साख को दांव पर लगा दिया है। नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 का खास शो ना पाकिस्तान। मार्च 2026 की खूनी जंग के बाद जब वाशिंगटन और तेहरान के बीच हुआ इस्लामाबाद समझौता पूरी तरह से टूटने के कगार पे है, तब पाकिस्तान की फौज और उसके हुक्मरानों को दोहरा चरित्र पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और कागजी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद को दुनिया का बहुत बड़ा कूटनीतिक सूरमा साबित करने के लिए जो जाल बुना था, उसकी हकीकत यह है कि पाकिस्तान इस जंग में कोई निष्पक्ष मध्यस्थ नहीं, बल्कि वाशिंगटन के इशारों पर नाचने वाला एक मोहरा मात्र है। साल 2025 के मध्यस्थ में जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में जनरल मुनीर के लिए लंच की मेजबानी की थी, तभी से इस्लामाबाद ने अमेरिका की चाटुकारिता का एक नया अध्याय शुरू कर दिया था। जनवरी 2026 की संदिग्ध क्रिप्टो डील्स को लेकर के अप्रैल में ईरानी तेल को अपने बंदरगाहों से गुजरने की इजाज़त देने तक पाकिस्तान ने हर वो पैंतरा आजमाया जिससे वह अमेरिका का वफादार भी बना रहे और ईरान को भी धोखे में रख सके। लेकिन इतिहास गवाह है कि जिसने भी अमेरिका की शाह पर अपनों से गद्दारी की है, उसका हश्र हमेशा अफगानिस्तान जैसा हुआ है। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम पाकिस्तान की इस तथाकथित मध्यस्थता के पीछे छिपे अविश्वास, सांप्रदायिक मतभेद और सीमाई झड़पों के उस खूनी इतिहास का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, जिसे देखकर हर कोई समझ जाएगा कि कूटनीति के नाम पर इस्लामाबाद ने सिर्फ और सिर्फ अपनी फजीहत करवाई है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज पाकिस्तान की मौका परस्ती का पूरा सच बेनकाब होने जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी खूनी संघर्ष जब मार्च 2026 के विनाशकारी स्तर पर दोबारा पहुंच चुका है, तो 17-18 जून को दोनों पक्षों के बीच हुआ इस्लामाबाद समझौता MOU अब पूरी तरह से वेंटिलेटर पर आ चुका है। दुनिया भर की ऊर्जा अर्थव्यवस्था और ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स के भीषण दबाव को देखते हुए वाशिंगटन और तेहरान को शायद आखिरकार बातचीत की मेज पर लौटना ही पड़ेगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो देश सबसे ज़्यादा जलील और बेनकाब हुए हैं, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के हुक्मरान जिस समझौते पर तीसरे मुख्य हस्ताक्षरकर्ता बनकर अपनी पीठ थपथपा रहे थे, आज उसकी धज्जियां उड़ते देखकर वो दुनिया के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। पाकिस्तान ने इस पूरे विवाद में खुद को एक बहुत बड़ा शांति दूत और मध्यस्थ बनकर पेश करने की नाकाम कोशिश की है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और कूटनीति विश्लेषक अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान के पास मध्यस्थता करने की न तो कोई नैतिक साख है और न ही कोई ऐतिहासिक तजुर्बा। वह ओमान जैसा निष्पक्ष और सम्मानित पारंपरिक मध्यस्थ कभी नहीं बन सकता, जिसे दुनिया के दोनों धड़े बेहद सम्मान और भरोसे की नज़र से देखते हैं। सच तो यह है कि इस्लामाबाद को यह भूमिका उसकी किसी काबिलियत की वजह से नहीं, बल्कि ट्रंप प्रशासन के साथ उसकी अंधभक्ति और जी हजूरी के नाम के तौर पर दी गई। इस तथाकथित मध्यस्थता की स्क्रिप्ट असल में रावलपिंडी के GHQ में बैठी पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर ने लिखी थी, जिसे कानूनी तौर पर अमली जामा पहनाने का काम प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कठपुतली सरकार कर रही थी। पाकिस्तान की हालत यह है कि उसके देश की में नीतियां संसद नहीं बल्कि सेना की बंदूक तय करती है। जनवरी 2026 में इस्लामाबाद में भारी शोर शराबे के साथ जो क्रिप्टो डील की गई थी, उसने अमेरिका और पाकिस्तान हुक्मरानों के बीच इस खुफिया साठगांठ को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया था, जिसके बाद तेहरान का माथा ठनकना लाजमी था।
अमेरिका और पाकिस्तान के बीच यह नई वफादारी साल 2025 के मध्य से ही परवान चढ़ने लगी थी, जब इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों की भीषण जंग चल रही थी। उस दौर में जब इजराइल ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर विनाशकारी हमले किए थे, ठीक उसी वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के लिए एक अभूतपूर्व लंच की मेजबानी की थी। एक तरफ ईरान पर नाटो और इजराइल का कहर टूट रहा था, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के जनरल वाशिंगटन में बैठकर अमेरिका के साथ अपनी नई वफादारी का सौदा कर रहे थे। जनरल आसिम मुनीर के प्रति ट्रंप प्रशासन का यह खास झुकाव और पसंद जैसे जैसे बढ़ी, अमेरिका पाकिस्तान का यह अपवित्र गठबंधन और मजबूत होता चला गया। नतीजा यह हुआ कि मार्च की विनाशकारी जंग को रोकने के नाम पर इस्लामाबाद को केवल एक टॉक शॉप यानी बातचीत के केंद्र के तौर पर इस्तेमाल किया गया। तेहरान के लिए पाकिस्तान के इस वजूद की कोई खास सामरिक अहमियत नहीं थी। ईरान यह अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान सिर्फ वाशिंगटन का एक पसंदीदा डाकिया है, जिसे ओमान जैसे सच्चे मध्यस्थ को दरकिनार करने के लिए अमेरिका द्वारा आगे बढ़ाया गया था। जब ओमान ने अमेरिका के मनमाने और आक्रामक बातचीत के तौर तरीके पर खुलकर अपनी गहरी नाराजगी जताई थी, तब अमेरिका को एक पिछलग्गू देश की ज़रूरत थी, जो उसकी हर शर्त पर आंख बंद करके हाँ कर सके। पाकिस्तान इस भूमिका के लिए तुरंत तैयार हो गया। तेहरान ने न केवल इसलिए इस्लामाबाद के साथ अपने संबंधों को ऊपरी तौर पर सकारात्मक बनाए रखा, क्योंकि वाशिंगटन ने ईरान की इस जायज मांग को मान लिया था कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति खुद मुख्य वार्ताकार होंगे। तेहरान ने पाकिस्तान को केवल एक वेन्यू के तौर पर बर्दाश्त किया, न कि किसी सच्चे रणनीतिक साझेदार के रूप में। पाकिस्तान इस पूरी मध्यस्थता के जरिए जो भी आर्थिक और राजनीतिक फायदा बटोरना चाहता था, उसकी जड़ें पूरी तरह से वाशिंगटन के साथ उसके आका गुलाम रिश्ते में टिकी थी। तेहरान के साथ पाकिस्तान का कोई रणनीतिक मेल नहीं था। पाकिस्तान का पूरा ध्यान इस बात पर लगा था कि वह अमेरिका को खुश करने के लिए ईरान को किस हद तक झुका पाता है और समझौते के लिए मना पाता है। इसके लिए उसने ईरान का झूठा भरोसा जीतने का नाटक रचा और सिर्फ बातचीत की मेज तक सीमित न रहकर जमीन पर भी खतरनाक दोहरी चालें चलना शुरू कर दिया। अपनी इस दोहरी नीति के तहत अप्रैल के महीने में पाकिस्तान ने अपने बंदरगाहों के जरिए ईरानी तेल के परिवहन को दिखावे की इजाज़त दी थी, ताकि वह दुनिया को दिखा सके कि वह तेहरान को अमेरिकी पाबंदियों से बचाने में मदद कर रहा है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि पाकिस्तान के इस कदम से वाशिंगटन का इस्लामाबाद से पूरा भरोसा बिल्कुल कम नहीं हुआ। यह इस बात का पुख्ता सबूत है कि यह पूरी योजना खुद अमेरिका की सहमति से बनाई गई थी, ताकि इस्लामाबाद तेहरान की नज़रों में अपनी अहमियत बढ़ सके और बाद में अमेरिका की मांगों की वकालत आसानी से कर सके। पाकिस्तान की इस चालाकी और पाखंड को ईरानी कूटनीतिज्ञों ने बहुत पहले ही भांप लिया था। ईरानी संसद और राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने इस बात का जिक्र खुले मंच पर किया था कि पाकिस्तान की इस कूटनीति के पीछे की मंशा क्या है। क्या इस तरह की मौका परस्त मध्यस्थता से पाकिस्तान और ईरान के बीच कभी कोई दीर्घकालिक रणनीतिक भरोसा पैदा हो सकता है? इस सवाल का सबसे सटीक और करारा जवाब खुद अफगानिस्तान में पिछले 40 सालों के शर्मनाक और नाकाम अनुभवों से मिल जाता है। अफगानिस्तान में अमेरिका और नाटो सेनाओं के खिलाफ तालिबान की गुरिल्ला लड़ाई की शुरुआती दौर में दोहरा समर्थन करने के बावजूद आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते इतिहास के सबसे निचले और बदतर स्तर पर पहुंच चुके हैं। एक समय था जब पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध में अमेरिका का मुख्य क्षेत्रीय फ्रंट लाइन पार्टनर बना हुआ था और पीछे से तालिबान को भी साध रहा था। लेकिन आज हकीकत यह है कि पाकिस्तान खुद अपनी बनाई दलदल में फंस चुका है और तालिबान पर अपनी ही धरती पर आतंकवादी हमलों को बढ़ावा देने का रोना रो रहा है। हालांकि ईरान और पाकिस्तान के भौगोलिक और राजनीतिक हालात अफगानिस्तान जैसे बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन अफगानिस्तान के इस कड़वे
तजुर्बे से यह पूरी तरह साफ हो जाता है कि अमेरिका के इशारे पर बिचौलियों की भूमिका निभाने से किसी भी देश को भी कोई दीर्घकालिक रणनीतिक लाभ नहीं मिलता। अफगानिस्तान के मामले में अमेरिका जब अपने हितों को साध कर वहां से अचानक निकल गया और उसकी पूरी ध्यान इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर टिक गया, तब पाकिस्तान अकेला पड़ गया। आज तालिबान इस्लामाबाद के सामने घुटने टेकने के बजाय बराबरी का रिश्ता मांग रहा है। ईरान और पाकिस्तान के संबंधों के बीच जो अविश्वास की गहरी खाई है, उसे पाटना आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के बस की बात नहीं है। तेहरान इस बात से लंबे समय से बेहद खफा है कि पाकिस्तान अपनी धरती पर सक्रिय ईरान विरोधी आतंकवादी गुटों जैसे जैश एल अदर पर कोई ठोस लगाम नहीं कस रहा। इसके अलावा अमेरिका और अफगानिस्तान को लेकर के तेहरान का जो वैचारिक और सामरिक नजरिया है, वो पाकिस्तान की अमेरिकी पिट्ठू नीति से बिल्कुल अलग है, जिसके कारण दोनों देशों के बीच हमेशा एक अघोषित शीत युद्ध जारी रहता है। सांप्रदायिक और वैचारिक मतभेद भी दोनों देशों के बीच अविश्वास की एक बहुत बड़ी और परमानेंट वजह बने हुए हैं। सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जंग के दौरान ईरान ने पाकिस्तान के शिया स्वयंसेवकों को संगठित करके जैन बियून ब्रिगेड का गठन करने में मदद की थी, लेकिन पाकिस्तान की रीढ़ विहीन हुकूमत ने अपनी खाड़ी के आकाओं को खुश करने के लिए साल 2024 में इसी जैन बियून ब्रिगेड को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। यह कदम दिखाता है कि पाकिस्तान अपने ही नागरिकों की शहादत का सौदा विदेशी पैसों के लिए कितनी आसानी से कर देता है। यदि इतिहास के पन्नों को पलटें तो साल 1979 की ईरानी इस्लामी क्रांति के बाद से ही इन दोनों इस्लामी मुल्कों के रास्ते पूरी तरह जुदा हो गए थे। जब ईरान खाड़ी में अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी होने का चोला उतार कर उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया, तब पाकिस्तान एक अजीब कशमकश और पाखंड में फंस गया था। एक तरफ जनरल जियाउल हक पाकिस्तान के भीतर सुन्नी इस्लामीकरण को आक्रामक रूप से बढ़ावा दे रहे थे, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध में डॉलर बटोरने के लिए वो अमेरिका के सबसे वफादार गुलाम बन चुके थे। भले ही उस दौर में इस्लामाबाद ने ऊपरी तौर पर तेहरान की क्रांति को इस्लाम की बड़ी जीत बताकर पाखंड किया था, लेकिन अंदर ही अंदर पाकिस्तानी कमान ईरान को अपने लिए एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक खतरा मानती थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच जो ठंडे और संदेहास्पद रिश्ते शुरू हुए, वो शाह रजा पहलवी के उस सुनहरे दौर की गहरी दोस्ती से बिल्कुल उलट थे। जब शाह ने जनरल खान से भारत के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान का खुलकर साथ देते हुए कहा था कि पाकिस्तान की सुरक्षा ही ईरान की सुरक्षा है। साल 1989 से लेकर के 2000 के दशक ने इस चिदगियों और पाकिस्तान के दोहरेपन को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया था। अमेरिका का करीबी सुरक्षा सहयोगी होने के बावजूद जब पाकिस्तान का अघोषित परमाणु कार्यक्रम और AQ खान नेटवर्क की अवैध परमाणु तस्करी की गतिविधियां पकड़ी गई और अमेरिका पाकिस्तान से नाराज हो गया था, तब पाकिस्तान ने अपनी चमड़ी बचाने के लिए तेहरान के साथ रिश्ते गहरे करने की भीख मांगी थी। इसकी शुरुआती जिया के आखिर सालों में हुई थी। इसके बाद में जनरल मिर्जा असलम बेग ने आगे बढ़ाया था। ईरान की यह हमेशा से एक व्यवहारिक नीति रही है कि जब भी उसे किसी अमेरिकी सहयोगी को अपनी तरफ खींचने का मौका मिलता है तो वह अपने आपसी मतभेदों को कुछ समय के लिए किनारे रख देता है। लेकिन इसके बावजूद 1990 का दशक दोनों देशों के लिए बेहद खूनी और तनावपूर्ण रहा, क्योंकि अफगानिस्तान के गृह युद्ध में जहां ईरान भारत के साथ मिलकर उत्तरी गठबंधन को हथियार दे रहा था, वहीं पाकिस्तानी फौज वहां तालिबान को एक खूंखार राज का स्थापित करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही थी। इन दोनों देशों के बीच का यह गहरा अविश्वास आज उनकी 909 किलोमीटर लंबी सीमा पर होने वाली खूनी झड़पों, अपहरण और मिसाइल हमलों के रूप में अक्सर दिखाई देता रहता है। जनवरी 2024 में दोनों ओर से हुए मिसाइल हमले ने यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के इस्लामी भाईचारे के सारे दावे पूरी तरह से खोखले और हकीकत से कोसों दूर हुए हैं। आज जब पाकिस्तान सऊदी अरब का रक्षा भागीदार बनकर अमेरिका के साथ नई साझेदारियां कर रहा है,
तो ईरान यह अच्छी तरह से सुनिश्चित कर रहा है भले ही ऊपरी तौर पर संबंध व्यवहारिक रहे, लेकिन पाकिस्तान को इस खूनी कूटनीति का कोई भी रणनीतिक फायदा न मिल सके। तो दर्शकों, यह है पाकिस्तान की उस बहुचर्चित और ढोंगी मध्यस्थता का असली और कड़वा सच, जिसने जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की मौका परस्त कूटनीति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी तरह से जलील करके रख दिया है। कूटनीति का विश्वास सीमा पर तनाव और अमेरिका की वफादारी के बीच फंसा पाकिस्तान आज ईरान की फौलादी नीति के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान की इस दोगली नीति और वाशिंगटन के सामने उसकी इस जी हजूरी पर आप ही क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।